हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। पेज नंबर 114 पे देखिए। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे अब हवा में उसकी सहज आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती, मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र हो जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरों के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोट से पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। अब यहाँ पे बताया गया है कि नीलकंठ और राधा की सबसे जो प्रिय ऋतु थी वो थी वर्षा ऋतु। जब भी मेघ उमड़ आते थे या उसकी आहट उनको हो जाती थी तो वो जोर जोर से अपना केका स्वर जोर जोर से गूंजने लगता। उनका जो केका स्वर है वो जोर जोर से गूंजने लगता था और जैसे ही मेघ के गर्जन के ताल पर उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता, यानी जैसे ही बारिश शुरू हो जाती, नीलकंठ नृत्य करने लगता था। मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही बढ़ता जाता। इसका मतलब बारिश जितनी तेज हो जाती थी उतने ही ज़्यादा तेज वो नृत्य करता था। नीलकंठ जो है वो उतना ही ज़्यादा नृत्य करता था, उसकी स्पीड भी बढ़ती थी। वर्षा के थम जाने पर क्या होता था, देखिए अभी वर्षा जब थम जाती या वर्षा जब रुक जाती तो नीलकंठ क्या करता था, दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर उसे सुखाता था, क्योंकि बारिश में नृत्य करने की वजह से वो पूरा गीला होता था और फिर बाद में इसको सुखाने का काम भी वो करता था। कभी कभी क्या करते थे वे दोनों यानी कौन, राधा और नीलकंठ, एक दूसरों के पंखों से जो बूंदें टपकती थी उसे अपने चोंच से पी कर पंखों को सूखा करने की कोशिश करते थे। अब लेखक ये कहते हैं कि जब भी वर्षा ऋतु आती थी, जब भी बारिश आती थी, नीलकंठ और राधा उसका आनंद बहुत अच्छे से लेते थे। लेकिन अब इन दोनों के जो इस प्रक्रिया में है वो बेमेल स्वर कैसे पड़ा, यानी इन दोनों को कैसे अलग किया गया, ये आगे बताती है लेखिका। एक दिन मुझे किसी कार्य के नखास कोने से निकलना पड़ा तो और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। अब इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंछ से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। अब लेखिका किसी काम से बाहर जा रही थी तो बड़े मियाँ की दुकान के पास से जब वो गुजरी तो उन्होंने मन में ठान लिया था कि अभी मैं बड़े मियाँ से कोई भी प्राणी या कोई भी पशु या कोई भी पक्षी नहीं उठाऊंगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने बड़े मियाँ की दुकान की तरफ देखा तो बड़े मियाँ की पैरों के पास एक मोरनी पड़ी हुई थी, जिसके पैरों के जो पंजे हैं वो टूटे हुए थे। अब अचानक लेखिका की जो सहानुभूति है उसके प्रति जाग गई। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। अब बड़े मियाँ ने कहा लेखिका को कि एक चिड़ी मार ने इस मोरनी की हालत देखो क्या कर रखी है। अगर आप नहीं आती तो मैं उसी चिड़ी मार को इस मोरनी को थमा देता। ये भी है कि इस चिड़िया को या इस चिड़िया के बच्ची को मैं आपको ले जाने के लिए कैसे कहूँ, क्योंकि इसकी हालत तो बहुत ख़राब है। सारांश यह कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह
ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब क्या हुआ कि लेखिका ने 7 रुपये देकर बड़े मियाँ से उसको खरीद लिया और उनको उस मोरनी की बच्ची को वो घर पे लेके आई। और फिर एक बार उनका जो पढ़ने लिखने का कमरा है वो अस्पताल बन गया, क्योंकि उसकी रोज़ मरहम पट्टी करना चालू हो गया। जैसे नीलकंठ और राधा आए थे, उनकी जैसे देखभाल की थी लेखिका ने, वैसे ही इसकी भी देखभाल की। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल पर वो महीने भर में अच्छी भी हो गई। उंगलियां वैसी ही उसकी टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। इसका मतलब जो मोरनी की बच्ची लाई थी लेखिका ने, वो लंगड़ा लंगड़ा कर चलने लगी थी। अब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया उसका कुब्जा। लेखिका यहाँ पे कहती है कि नाम के स्वरूप ही वो कुब्जा ही थी। वह अब तक नीलकंठ और राधा के साथ क्या होता था कि अब तक नीलकंठ और राधा साथ साथ रहते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। ईर्ष्यालु थी कुब्जा। जैसे ही नीलकंठ और राधा कभी भी साथ में खेलते या साथ में रहते थे, कुब्जा उसे मारने के लिए दौड़ जाती थी और चोंच से मार मार कर उसने राधा की जो कलगी है वो नोच डाली थी और पंख भी नोच डाले थे। देखिए कुब्जा ने कितनी बुरी तरह से राधा को घायल किया था। उसकी जो कलगी है वो भी नोच डाली थी चोंच से अपने, उसके जो पंख है वो भी नोच डाले थे। अब जब भी राधा नीलकंठ के साथ रहती वो कुब्जा उसे मारने के लिए दौड़ जाती। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था। वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिए। अब देखिए यहाँ पे कुब्जा किस तरह की मोरनी थी। जब भी राधा नीलकंठ साथ में रहते कुब्जा को अच्छा नहीं लगता, वो राधा को दौड़ने के लिए और मारने के लिए दौड़ जाती थी। बट यहाँ पे ये बताया गया है कि नीलकंठ जो है, नीलकंठ को कुब्जा के साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो कुब्जा से दूर भागता था। कुब्जा ने क्या किया कि राधा को तो नीलकंठ के पास आने नहीं देती थी, लेकिन बाकी भी कोई जीव जंतु है, बाकी भी कोई पक्षी है, बाकी भी कोई प्राणी है, उसके साथ भी उसकी कोई मित्रता न थी। वो हमेशा नीलकंठ के समीप रहना चाहती थी, नीलकंठ के पास रहना चाहती थी। अब उसी बीच क्या हुआ, राधा ने अंडे दे दिए जिनको वो अपने पंखों के नीचे छिपाए बैठी रहती थी। अब जैसे ही कुब्जा को पता चला राधा ने अंडे दिए हैं, चोंच मार मार कर राधा को उसने ढकेल दिया और फिर अंडों को तोड़कर अपने पैरों से इधर उधर बिखरा दिए। इस कलह कोलाहल से और उससे भी राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। अब यह इस तरह से क्या हुआ कि राधा नीलकंठ से दूर हो गई। अब राधा की जो दूरी है वो नीलकंठ को असहनीय हो गई और वो बिल्कुल भी उदास रहने लगा। वो प्रसन्न बिल्कुल भी नहीं था, वह उदास रहने लगा। कई बार वह जाली के घर से निकल भागता। कई दिन तक वो भूखा प्यासा आम की शाखाओं पर छिपा बैठा रहता, जहाँ से बहुत पुचकार कर लेखिका ने उसे उतारा था। एक बार लेखिका की खिड़की के शेड पर ही छिपा रहा। अब ये कुब्जा से नीलकंठ ऐसा क्यों छिप रहा था? क्योंकि कुब्जा के पास वो नहीं रहना चाहता था, लेकिन कुब्जा नीलकंठ के पास रहना चाहती थी। इसलिए वो कुब्जा से छिपता हुआ हमेशा इधर उधर भागता था और कई दिनों तक भूखा प्यासा बिना खाए पिए वो शाखों पर यानी पेड़ की डाली पर बैठा रहता था। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकर बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चे को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। लेखिका जब प्यार से उसे आवाज़ देती थी, दाना खिलाती थी, तो अपने पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, लेकिन अब वो थक गया था। लेखिका यहाँ पे कहती है कि उसकी चाल में जो है वो अब थकावट थी, आंखों में शून्यता रहती थी। पहले जैसा नीलकंठ खुश नहीं दिखता था। एक दिन क्या हुआ, अचानक 4-5 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर लेखिका ने जब देखा
तो नीलकंठ अपने पूंछ और पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा है जैसे उसने खरगोश के बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपा कर रखा था। लेखिका के पुकारने पर भी वो नहीं उठा तो लेखिका को कुछ डाउट हुआ, कुछ संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर अब तक नहीं मिल सका। न उसे कोई बीमारी हुई थी और न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का निशान मिला। मैं अपने शाल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धारा में उसे प्रवाहित किया गया तब तक उसके पंखों की चंद्रिकाओं से प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। पर कुब्जा के कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाज़ा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कंचार आदि शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली अल्सेशियन कुत्ती सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी जोश से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष भरा जीवन बचाया न जा सका, परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती थी। अब जब लेखिका ने नीलकंठ को आवाज़ दी तो नीलकंठ का कोई भी रिस्पॉन्स या कोई भी हलचल उनको दिखाई नहीं दी। इसका मतलब अब नीलकंठ यहाँ पे मर गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। अब क्यों उसकी मृत्यु हो गई थी लेखिका यहाँ पे बताती है, इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकती। ना उसे कोई बीमारी हुई थी और ना कोई उसके शरीर पर चोट के निशान मिले थे। उसे शाल में लपेटकर लेखिका ने उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया था। अब जो राधा है वो नीलकंठ के ना होने पर अकेली पड़ गई थी। वो हमेशा नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। कभी शाखाओं पर ढूंढ रही थी तो कभी बाहर आंगन में ढूंढ रही थी, कभी जाली घर में ढूंढा करती थी। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ था कि नीलकंठ 1-2 दिन बाद न दिखने के बाद वो कहीं छिपा रहता था और तीसरे चौथे दिन अपने आप से ही वो सामने प्रकट हो जाता था। तो राधा को ऐसी ही चिंता थी कि शायद कहीं वो छिप गया हो, तो वो उसकी छिपने की जगह जगह पर राधा नीलकंठ को ढूंढा करती थी। अब कुब्जा का क्या हाल हुआ। एक दिन क्या हुआ, जो कजली अल्सेशियन कुत्ती थी लेखिका की, वो सामने पड़ गई और स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर चोट से प्रहार किया। कुब्जा ने जो है उस कुत्ती पर वार किया। अब उस कुत्ते ने क्या किया, जो कुब्जा की गर्दन है अपने दांतों में पकड़ ली थी। अब इस बार क्या हुआ, जो कलह, कोलाहल और द्वेष भरा जीवन बचाया नहीं जा सका। इसका मतलब उसके दांत गड़ने से जो कुब्जा है वो घायल हो गई थी और उसकी भी मृत्यु हो गई थी। लेखिका यहाँ पे कहती है कि नीलकंठ, राधा, कुब्जा इन तीनों पक्षियों ने मुझे प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। यानी इन तीनों पक्षियों से मैंने बहुत कुछ सीखा। अब बची है सिर्फ राधा। वह बेचारी अब भी प्रतीक्षा में है नीलकंठ के कि वो शायद कभी आएगा। जब आकाश में मेघाच्छन्न हो जाता है, यानी आकाश में जब बादल आ जाते हैं, तो वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर जोर जोर से चिल्लाती है और नीलकंठ को वो बुलाती रहती है। तो इस प्रकार यहाँ पे हमारा जो लेसन है नीलकंठ ये समाप्त होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पक्षियों को भी भावनाएं होती है। जब नीलकंठ खुशी से राधा के साथ रहता था, वो दोनों आपस में खेला करते थे। नीलकंठ बाकी पक्षियों का भी कैसे सेनापति की तरह ख्याल रखता था सभी को, यानी सभी का वो कैप्टन होता था। लेकिन जब से वो कुब्जा वहाँ पे आई है उनकी लाइफ में, तो राधा और नीलकंठ अलग हो गए। लेकिन नीलकंठ को कुब्जा के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो इसी चिंता में, इसमें वो हमेशा छिपे रहता था। कई दिन खाना नहीं खाता था और इसी चिंता में उसकी मृत्यु भी हो गई थी। कुब्जा की भी मृत्यु हो गई थी। अब सिर्फ राधा बची है जो हमेशा नीलकंठ का इंतज़ार करती रहती है। इसका जो प्रश्न अभ्यास है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, टेक केयर।